दोस्तों आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो की स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर वर्मा और आपका हमारे अंकुश नॉलेज फैक्ट्री में हार्दिक स्वागत है। हम इतिहास एनसीईआरटी चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज और लेसन का नेम हमारा क्या है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जैसे आखेट भोजन संग्रह कैसे करते थे और उत्पादन कैसे करते थे। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसे इस चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें लिखा हुआ है कि कह रहे हैं तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसे देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस। तो इसके पीछे कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मतलब तुषार के मन में इतने सारे क्वेश्चन ये चल रहे थे कि ऐसा ऐसा क्या ऐसे होता था, क्या ऐसे होता था, क्या साधन नहीं थे तो क्या कहीं कोई जाता नहीं होगा? तो उसकी विस्तृत जानकारी आपको नीचे दी गई है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आरंभिक मानव में शुरुआत में मानव क्या करता था, कैसे इधर उधर लोग जाते थे, कोई साधन नहीं होते थे, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक साथ खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल और दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। जो मतलब उनको मिल जाता था खाने के लिए वो इस तरीके से इकट्ठा कर लिया करते थे। फिर इसके बाद कह रहा है, आखेटा खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। मतलब जितना पैदल वो जा सकते थे उतने स्थानों पे वो चले जाया करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, क्यों जाते थे एक स्थान से दूसरे। पहला कारण यह कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, मतलब समाप्त हो जाता था आसपास, इसलिए और भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। मतलब अब जैसे एक स्थान पे हम लोग रह रहे हैं बार बार, तो होता क्या था, वहाँ पे उस जगह के चारों तरफ चीज़ें जितनी दूर तक हम डेली अप डाउन कर सकते हैं चीज़ें तो खा डालेंगे, फिर अब इकट्ठे तुरंत थोड़ी ना वहाँ पे फ्रूट जैसे होंगे पैदा हो जाएंगे, जड़ें खत्म हो जाएंगी, फल खत्म हो जाएंगे, अनाज जानवर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह स्विच किया करते थे ऐसे ही। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा कारण क्या था इसका। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, चौथा कारण, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं होता था। पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता था, यद्यप कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये कई सारे रीजन्स यहाँ पे दिए गए हैं और इसके बाद देखिए बहुत सारे और जेन्युइन रीज़न भी हैं, इस तरीके से होता होगा ज़रूर। फिर कह रहा है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, मतलब कैसे आपको पता चलता है कि आरंभिक मानव क्या करता था। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, मतलब कि आज भी औजार कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग, इनमें से यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे मतलब होता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, जैसे आपको देखिए चित्र में दिए गए हैं, सारी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें। ठीक है, पत्थर के औजारों का उपयोग, बाएं यहाँ पे दिया गया है, देखिए पत्थर के दिए गए औजार इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता। मतलब जैसे नुकीले पत्थर करते थे पेड़ों को, जैसे इनकी जड़ को निकालने के लिए, और इधर देखो कपड़ों में छेद करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे आजकल सुई का प्रयोग नुकीली होती थी, पहले के ज़माने में नहीं होती होंगी, तो इस तरीके से जानवर उनका औजारों का प्रयोग किया जाता था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया गया रहने की जगह निर्धारित करना, कैसे क्या निर्धारित, देखिए यहाँ पे मानचित्र में नीचे बताया गया है और मैं इसको नीचे कर देता हूँ। कह रहा है कि मानचित्र को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान के पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी हैं और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं, कई पूरा स्थल नदियों झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से रेड रेड दिए गए हैं, ये देखिए दिया गया है एक। ठीक है, भीमबेटका होसिंगी दिया गया है, करनूल की गुफाएं दी गई हैं। ठीक है, इन स्थानों पर मतलब रहते थे और कई जगह तो मतलब देखिए इसमें लिखा भी है
यहाँ पे देखिए दिया गया पूरा पूरा स्थल है, नवपाषाणी पूरा स्थल है और महापाषाणी पूरा स्थल, आरंभिक गांव, आधुनिक नगर है। ठीक है, पूरे मैप में देखिए क्लियरली सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और बताया गया है कहाँ कहाँ पे क्या क्या, मतलब उनके कुछ सबूत मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं। ठीक है, जिससे हम उन पर गेस कर सकते हैं कि लोग ऐसे किया करते होंगे। क्लियर है। आगे हम चलते हैं। फिर आगे इसके बाद लिखा हुआ है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें, क्योंकि अपनी सेफ्टी के पर्पज़ से भी ना पत्थर का उपयोग होता था, जानवरों को जैसे मारना है और अपने बचाव के लिए भी। देखिए यहाँ लिखा है भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यहाँ जगह क्यों चुनी होगी? बिल्कुल इसी वजह से चुनी होगी क्योंकि रहने के लिए उनको सारे मौसम से एक तो बचाव हो जाता था, जानवरों से भी बचाव हो जाता था, और थोड़ा रहने के लिए अगर सेफ स्थान मिल जाता है तो उनको खाना पीना रखने के लिए हर चीज़ के लिए ईजी रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चल रहा है? इसमें साफ साफ जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं चित्र। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से डायग्राम दिया गया है। इनसे देखिए साफ पता चल रहा है कि जानवरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये आलेख मतलब चित्र मिले हुए इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देन हमें फिर इसके बाद क्या है, पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल कह रहा है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें, ठीक है, जहाँ पे पूरा स्थल मतलब पुराने स्थल जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आपको इन पुरा स्थलों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आग की खोज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी आदिपाषाण के लिए, मतलब कि आग की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इससे उन्हें बहुत कुछ आगे मतलब सीखने को मिला। कह रहा है यहाँ राख के अवशेष मिले। राख का अवशेष मतलब आग मतलब खोज ली थी। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। बिल्कुल राइट है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, मतलब आग का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, मतलब पूछ रहा है आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल जो बिल्कुल स्टार्टिंग था पुरापाषाण काल कहते हैं। या दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, मतलब पत्थर का काल था। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। ठीक है, बहुत पुराना है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है, एक आरंभिक, एक मध्य, एक उत्तर पाषाण। ठीक है, पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे हमें क्या बोलते हैं, मेसोलिथ बोलते हैं, जिसमें पर्यावरण को चेंजमेंट होते हैं, यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लगभग 10,000 साल पहले तक माना गया है। मतलब ये देखिए मध्यपाषाण काल का क्या माना गया, 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही कम सालों के लिए रहा है तो इस वजह से इसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे दी गई है। अब आगे चलते हैं नवपाषाण काल के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल के इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद आती बदलती जलवायु। अब जलवायु कैसे बदलती थी, क्या होता था उस टाइम पे? कह रहा है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। मतलब इस काल में मछली भी खाना ये लोग जान गए थे कि मछली मतलब कैसे क्या खाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मतलब कि ये एक इससे क्या हो गया कि एक स्थान पर रहना सीखे होंगे, क्योंकि ये लोग माइग्रेट होते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। बहुत शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, शायद लगा है। ठीक है, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। मतलब धीरे धीरे पैदा इन्होंने करना सीख लिया होगा कि ये अनाज कहाँ से पैदा होते, कैसे पैदा होते, किस सीज़न में पैदा होते हैं।
इस प्रकार वो धीरे धीरे क्या बन गए, कृषक बन गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो कृषक बन गए। ठीक है, वेजिटेरियन की तरफ थोड़ा तो स्विच करेंगे ये लोग। ठीक है, इसके बाद आते इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्ता, जो जंगली पूर्वज था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस युग में पता चलती हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुत्तों को पालतू क्यों बनाया गया होगा। ठीक है, क्योंकि कुत्ते तो कुछ काम भी नहीं करते थे, बस देखभाल करते होंगे। कह रहे लोगों द्वारा पौधों को उगाने, जानवरों की देखभाल करने, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, वो एक स्थान पे बस गए थे। ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा अपनाया गया पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से पौधे को कैसे देखभाल करनी है, जंगली जानवर से कैसे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल हों, अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जो हिंसा न फैलाएं। इसलिए हमें देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब पालतू जो जानवर होते हैं उनके दांत और सींग कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक, इसके बाद करें दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर है, कौन सा पालतू सूअर है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमारा दिया गया है, ये दांत शायद दिए गए हैं तो पता चलता है इसमें कौन सा पालतू है, कौन सा जंगली जानवर का है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, कह रहा है कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, क्योंकि ये सीधे जानवर भी हैं और वफादार भी होते हैं और देखभाल भी करते हैं, और मतलब काफ़ी कुछ इनसे बेनिफिट था और सीधे भी थे। ठीक है, जंगली जानवर नहीं थे, कृषि उत्पन्न नहीं था इनके अंदर। कह रहा है एक नवीन जीवन शैली, धीरे धीरे अब ये नए जीवन शैली की तरफ मतलब रुख अपनाया इन लोगों ने। देखिए बीज के रूप में कैसे रखते थे, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में, इस तरीके से संरक्षण करके रखने लगे। कह रहा है तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भर लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों को सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि अनाज का उपयोग संभाल, क्योंकि इतने दिनों तक तो वेट करते थे, वेट करने के बाद अनाज आता था तो उनको बहुत ही सुरक्षित रखते थे, कैसे क्या हमें संभाल के रखना है। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। ठीक है, संरक्षण करने के लिए भाई दुकानें तो होती नहीं थी, स्टील के बर्तन ले आए, तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं, उनका उपयोग क्यों करते होंगे? इसका जवाब का कारण बताओ, अपने जवाब का कारण बताओ। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा, भंडारण कहाँ से बनाएंगे वो? ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी के ही बना सकते हैं, और स्टील और ये मेटल तो चलता नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब इसके बाद कह रहा है जानवर बच्चे देते हैं जिससे इनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। मतलब ये भी खोज निकाला उन्होंने कि अगर हम पालतू जानवरों को पालें, उनसे दूध निकालें, अगर अच्छा से खाना दें उनको और प्रजनन भी करवाएं तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी। यही नहीं, जानवरों में से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी उनको समझ आ गया। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये इन क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें कह रहा है आओ प्रारंभिक कृषकों पशुपालकों के बारे में पता करें। कह रहा है क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पाते हैं इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो ये हमारे पशुपालकों के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद कह रहा है कि इसमें वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह में पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से जानवर उस टाइम में थे और कौन कौन से पालतू जानवर वो रखा करते थे और किन किन जानवरों को मांस खाते थे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में जो मिले हुए हैं, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, गड्ढे के नीचे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, गर्तवास किसे कहते हैं? जो गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते हैं उन्हें गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनमें इन्हें ठंड मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ठीक है, चित्र बनाना है, तो जो बच्चे हैं क्लास 6 के वो चित्र बना सकते हैं। इस तरीके से आपको गर्तवास का चित्र बनाना है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनमें धार को और अधिक पैना करने की उनकी पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार हो रहा है। कुछ औजार से हड्डियाँ भी बनाए जाते हैं, औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से सारा मतलब चलता था, हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे। देखिए इस तरीके से काफ़ी सारे मेटल दिए गए हैं, सब पत्थर की चीज़ें हैं क्योंकि मेटल चलता नहीं था। उपकरण दिए गए हैं, कूटने के काम आते होंगे, आग निकालते होंगे इसी से, या मतलब कुछ खुदाई करने के भी काम आ जाता होगा इससे। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है देखिए नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल गेहूँ दलहन जैसे अनाज अब आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, पत्थरों की सहायता से। बताया ना, अभी पहले चित्र में दिखाया था, नुकीले पत्थर का उपयोग करते थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए पार्ट पॉट बना हुआ है। कह रहा क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? तो इस पात्र में हम लोग क्या करते होंगे, कुछ अनाज रखा होगा या तो कुछ खाना वाना पकाने के काम भी किया जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण बताया गया। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु बताई गई है, कैसा क्या है वहाँ पे। या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इसे इलाके के सबसे पहले जौ उगाना भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले खेती करना और पशुओं को पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए इस मेहरगढ़ पे मिली हुई हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेहरगढ़ का चित्र दिखा हुआ है। उसके इस घर की क्या समानता है? ठीक है, पूछ रहा है कि अपने घर और उस घर से क्या समानता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कब्र में उसके साथ साथ क्या रखा जाता था। ऐसे कई कब्रें मिली हैं। कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, कि मतलब खाना खाने के लिए बकरी रखी गई कि वो क्या खाएगा वहाँ जाके। ठीक है क्या तुम कह रहे बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो बकरी के ये देखिए, ये तो ह्यूमन का है, बाकी ये देखिए बकरी के कंकाल हैं। ठीक है, आगे जब हम जाते हैं देखिए और भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, फ्रांस की गुफा में चित्रकारी देखिए की गई है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। ये देखिए सारे जानवर इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से कहें इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज, ठीक है, चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, ऐसा गेस किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो कि और किस रीजन के लिए बनाए गए होंगे? तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक नवपाषाणी पुरस्थल एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध एटलस देखिए ऊपर दिया गया है, उसी से सारे क्वेश्चन है। एटलस में कह रहा है तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरस्थलों में एक चताल ह्यूग तुर्की में है। पुरस्थलों में एक चताल ह्यूग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है, ये सारे सदुपयोग में बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का उपयोग होता होगा, क्या उपयोग होता होगा कौड़ियों तथा सीपियों का। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा लेसन खत्म होता है। कह रहा है आज तुम 12,000 साल पहले अपने पत्थर की एक गुफा में रहते हो। प्रश्न 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो।
तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे, तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, कल्पना करो, इमेजिन करने की बात कह रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइजेस दी गई हैं, तो आप प्लीज़ इनको एक्सरसाइजेस के स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं, कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। देख लीजिए आप, इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मध्यपाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले, तभी इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं। बसने की प्रक्रिया आरंभ लगभग 12,000 साल पहले, नवपाषाण युग 10,000 साल पहले, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ था, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। तो ये हमारे इतने मेरे सारे द्वारा questions। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चैप्टर 2 था और जो कि आपने पूरा देखा ही होगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल में लाइक और शेयर नहीं किए, कमेंट नहीं किए, प्लीज़ जाके कमेंट करिए वीडियो मेरा कैसा था। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सोशल लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल में जाके और सारे सोशल लिंक्स को फॉलो कर लीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।